बच्चों, आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कविता पर्वत प्रदेश में पावस का भावार्थ समझेंगे। बच्चों, इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। जैसे कि मैंने आपको इनके बारे में बताया था, ये प्रकृति, प्रेम और कल्पना के कोमल कवि हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति का जैसा सुंदर, कोमल और सूक्ष्म वर्णन मिलता है और किसी की कविता में नहीं मिलता। पर्वत प्रदेश में पावस भी इनकी प्रकृति से संबंधित एक कविता है, जिसमें इन्होंने प्रकृति का जो मनोरम दृश्य होता है वर्षा के समय, उसका वर्णन किया है। तो आइए समझते हैं इनकी कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु। पावस ऋतु का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु, यानी कि बिल्कुल साफ इधर पे कवि कह रहे हैं पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश यानी पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र पर, है ना। यहाँ पे जो चित्र में भी आपको बार बार दिखा रहा हूं मैं कि यहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा ऋतु है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और इस वर्षा ऋतु के समय क्षण क्षण, है ना, पल पल यानी क्षण क्षण, परिवर्तित यानी बदलता है प्रकृति वेश, प्रकृति का रूप। तो यहाँ पर जो है कवि बताना चाह रहे हैं कि वर्षा ऋतु का मौसम है, वर्षा ऋतु है, और इस ऋतु के समय जो पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर हमको प्रकृति के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। प्रकृति जो है बार बार अपना रूप बदल रही है। देखिए यहाँ चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर नीचे जो है एक तालाब सा दिखाई दे रहा है, और इस तालाब में जो है इस पहाड़ का चित्र, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना। जैसे कि ये दर्पण हो, मिरर हो, और ये जो पहाड़ है इसमें दिखाई दे रहा हो, ऐसा दिख रहा है ना। तो इसका वर्णन कवि सुमित्रानंदन पंत ने कैसा किया देखते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं मेखलाकार पर्वत अपार। क्या मतलब है इसका? मेखलाकार, करधनी के आकार की पहाड़ी ढाल। करधनी यानी होता है, अगर इसको अंग्रेजी में हम देखें तो बेल्ट। देखिए पहले के समय में जो बच्चे कमरबंद बांधा करते थे कमर में, बेल्ट के समान, उसको कह रहे हैं, है ना। तो करधनी के आकार की पहाड़ी ढाल, ये जो पहाड़ी है करधनी के आकार की है ना। अभी आगे क्या कहते हैं, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, और इसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, है ना, बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, और उनमें पुष्प सुमन यानी फूल लगे हुए हैं। उनको कवि कह रहा है इन पर्वतों की आंखें, है ना, असंख्य है वो। ये जो मेखलाकार पर्वत, अपार का अर्थ है इधर पे असंख्य, विशाल, असीम, है ना। तो बड़े पर्वत हैं और असंख्य, बहुत सारे पर्वत हैं। और अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, हजारों, सहस्त्र यानी होता है हजारों, दीर्घ सुमन, दीर्घ यानी होता है आंखें, और सुमन यानी फूल, फाड़ यानी दे, मतलब आंखें फाड़ना बोलते हैं ना, वैसे यानी वो अपने हजारों आंखों से, आंखों को फाड़ कर, है ना, नेत्र के समान जो फूल हैं यहाँ पर
बता रहे हैं कि यहाँ पे मानवीकरण कर दे रहे हैं, मानव जैसा बता दे रहे हैं। जैसे मानव जो है अपना चेहरा देखना चाहता है तो आईने के सामने चला जाता है ना, दर्पण के सामने। उसी तरह से ये पर्वतों की जो आंखें हैं वो कौन है? फूल है, पुष्प जो वृक्षों पर जो लगे हैं पुष्प, हजारों पुष्प, सहस्त्र दृग सुमन फाड़, नेत्र के समान जो फूल है ना। अवलोक रहा है बार बार। अवलोक यानी होता है देखना, है ना, बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? निज जल में, जल में नीचे, सॉरी नीचे जल में, नीचे जो जल है ना, बड़ा ढांचा यानी महाकार, अपना बड़ा आकार, बड़ा ढांचा देख रहा है। यहाँ देखिए नीचे जल दिख रहा है ना, इसमें जो है वो अपना आकार देख रहा है। बहुत ही सुंदर तरह से इस बात को उन्होंने बताया, ये दृश्य को उन्होंने वर्णन किया है पंत जी ने, कि ये जो पर्वत हैं मेखलाकार आकार के हैं, करधनी के आकार के हैं, वो अपना आकार जो है उसके ऊपर जो वृक्ष लगे हैं उसमें जो फूल हैं, हजारों फूल, उन वो आंखों के रूप में है वो, है ना, और उनसे जो है वो अपना महाकार, बड़ा ढांचा इस तालाब में, इस ताल में देख रहा है ना। और ये ताल क्या काम कर रहा है? जिसके चरणों में पला ताल, चरण यानी यहाँ भी देखिए मानवीकरण अलंकार यहाँ पे बताया गया है। बिल्कुल जैसे मानव के चरण होते हैं, तो बता रहे हैं कि ये जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मेखलाकार पर्वत हैं, उनके भी चरण हैं, उनके चरणों पर है ताल, तालाब है ना। और वो जो तालाब है दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण के समान है वो, है ना। यहाँ उपमा अलंकार हो गया, दर्पण सा फैला है विशाल। तो यहाँ पर क्या कहने चाह रहे हैं कवि? कि मेखलाकार पर्वत है जिसके ऊपर वृक्ष लगे हैं, उनके जो पुष्प, हजारों पुष्प हैं, वो आंखों के समान है। और उनसे जो है वो अपनी आंखों से जो है, जो नीचे ताल है, तालाब है, उसमें अपना महाकार वह देख रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम अगले पद की तरफ। देखिए क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, है ना, झरने बहते हुए, पहाड़ों से झरने बह रहे हैं, कितने सुंदर हैं, है ना। अगर हम इसका वर्णन करें तो क्या कर सकते हैं कि बहुत सुंदर झरने दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है और देखने में बहुत ही अच्छा दृश्य है। और बहुत आनंद हमको लग रहा है ना, आनंद महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। लेकिन कवि ने इसका वर्णन कैसे किया है? क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। तो कवि इसका वर्णन किस तरह से कर रहे हैं वो हम देखते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ पर क्या करें, ये जो झरने हैं, गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी का गौरव गा रहे हैं, है ना। गिरी यानी पर्वत, गिरी यानी क्या होता है? पर्वत, है ना। उसकी महानता, गौरव को गा रहे हैं वो, महिमा, है ना। यानी उसकी जो आवाज आ रही है, उसकी आवाज को ही यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? गीत है। और ये गीत किसके लिए है? पर्वत की महिमा के लिए, बड़ाई के लिए, उसकी महानता के गीत हैं। और इसको देखकर मस्ती आती है, मतलब बहुत खुशी महसूस होती है, नस नस उत्तेजित कर, पूरा हमारा पूरा शरीर जो है खुशी से भर जाता है। नस नस यानी एक रग रग, जो हमारे हर एक रग है वो उत्तेजित हो जाती है। मोती की लड़ियों से सुंदर, और देखो कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है मोती जो पर्ल है वो उनकी लड़ियां हैं, मालाएं हैं, है ना। मोती की लड़ियों से सुंदर, है ना। यहाँ भड़काया हुआ जो शब्द है उत्तेजित कर, उत्तेजित कर के लिए है, यानी रग रग में, मतलब एक उत्तेजना पैदा हो जाती है ना। माला, ये जो मोतियों की माला जैसे है, श्रृंखला, चेन है। किसकी चेन? दिख भी रहा है ना, चेन जैसा दिख रहा है ना, श्रृंखला, माला,
झरते हैं झाग भरे निर्जर, झरते यानी गिरना, गिर रहे हैं, झाग जिसमें झाग है, जैसे कि सोप और जब हम अपने शरीर पे मलते हैं तो झाग निकलता है ना, उस तरह का झाग भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना, झाग भरे निर्जर। तो इसका मनोरम उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर कवि ने, कि जो पहाड़ों से झरने झर रहे हैं, है ना, निर्झर यानी झरने झर रहे, वो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के जो है, गिरी के जो है महानता के गीत गा रहे हो। उसको देखकर हमारा पूरा शरीर उत्तेजित हो जाता है, बहुत खुशी मस्ती आ जाती है, बहुत मजा आता है। और ये जो झरने झर रहे हैं बहुत ही सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि मोतियों की लड़ियां हैं, है ना, मोती कितने सुंदर होते हैं, जो पर्ल होते हैं उनकी मालाएं कितनी सुंदर होती हैं, है ना, उनको महिलाएं जो है अपने गहने के रूप में उपयोग करती, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार के द्वारा इस कविता की सुंदरता को और कवि बढ़ा दे रहे हैं, कि मोतियों की लड़ी से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, है ना, झाग भरे निर्जर ऊपर से झर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि किस तरह से झरने जो झर रहे हैं पहाड़ों से, उनका वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नए नए शब्द मैंने लिखे हैं, मतलब नए शब्दों के अर्थ लिखे हैं। तो जैसे जैसे आप कविता समझते जाओगे ये भी आपको समझ में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। निर्झर, इसका ये निर्झर यानी झरना, तो पता ही है आपको। अब ये दृश्य देखिए आप, कैसा दिख रहा है आपको ये दृश्य, अगर आप इसका वर्णन करें तो क्या कर पाएंगे इसका वर्णन, है ना। तो कवि ने क्या किया है वो देखते हैं हम। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चा कांछाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो यहाँ पर कवि जो है वो पेड़ों के बारे में बता रहे हैं, जो वृक्ष, जो पहाड़ों पर जो वृक्ष होते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, उनके बारे में कह रहे हैं। और कहते हैं कि गिरिवर के उर से उठकर, गिरिवर यानी पहाड़, गिरिवर यानी क्या हो गया, पहाड़ हो गया, ऊंचा पर्वत के उर से उठ उठकर, उर यानी, उर आपको पता होना चाहिए, उर यानी होता है हृदय, है ना, हृदय यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वो पर्वत के हृदय से उगे हुए हैं, है ना, हृदय पे उगे हुए हैं। तो यहाँ भी जो है मानवीकरण अलंकार का उपयोग कर रहे हैं, हृदय बता रहे हैं, ऊंचा उठने की इच्छा, ऐसा लग रहा है कि वो और भी ऊंचा उठना चाहते हैं। उच्चाकांक्षाओं से तरवर, यानी ये जो पेड़ हैं उनको देखने में ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि और भी ऊंचा जाना चाहते, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, और झांक रहे हैं यानी देखना होता है ना, झांक रहे हैं, ये जो पेड़ हैं, तरवर जो है पेड़, झांक रहे हैं, क्या झांक रहे हैं, मौन शांत नीरव नभ पर, ये जो शांत और नभ है, नभ यानी मालूम है आपको आकाश, ये जो शांत आकाश है उसको देख रहे हैं, वो झांक रहे हैं, पीपिंग कर रहे हैं। कैसा पीपिंग कर रहे हैं वो, अनिमेष एक टक बिना पलक झपकाए, है ना, बिना पलक झपकाए, बिना अपनी पलके झपके उसकी ओर देख रहे हैं, है ना, ये जो पेड़ है बिना पलक झपकाए उसकी ओर देख रहे हैं। यहाँ भी देखिए मानवीकरण, मनुष्य के समान इन पेड़ों को भी बता रहे हैं कवि कि इनकी आंखें हैं और वो शांत नभ, नीरव नभ को देख रहे हैं बिना पलक झपकाए। सदा बना रहने वाला, ना टलने वाला, है ना, अटल, अनिमेष अटल, जो सदा बना रहने वाला, ना टलने वाला, यानी वो जो टलेगा नहीं, हमेशा देखते रहेंगे, कंटिन्यू देख रहे हैं वो, है ना, बिल्कुल एक टक, बिल्कुल वो जो है आकाश की तरफ देख रहे हैं। और जो आकाश के रहस्य उसको सुलझाने में लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ रहस्य छिपा हुआ है और उसको जो है ये सुलझा रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं।
कुछ चिंता पर, चिंता यानी चिंतित, चिंता में मग्न है। शायद उन वो जो पहेली सुलझाना चाह रहे हो, नहीं सुलझती है तो हम चिंता में आ जाते हैं ना, वैसी चिंता में लग रहे हैं। यहाँ पे देखा कवि ने किस तरह से जो वृक्ष हैं, वो जो पहाड़ों पे जो वृक्ष होते हैं, उनकी सुंदरता का भी वर्णन उन्होंने अपने तरह से कितने अच्छे तरह से किया है ना। कि ऊंचे जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उनके हृदय पे ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे वृक्ष उगे हुए हैं, और वो जो है और भी ऊंचा उड़ना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो जो है शांत जो आकाश है उसकी तरफ एक टक बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देख रहे हैं, है ना। और बिल्कुल लगातार देख रहे हैं, और लेकिन कुछ चिंता में। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये दृश्य देखिए, तो यहाँ पर देखिए कुछ बादल उड़े जा रहे हैं, पहाड़, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों को लेकर उड़ जा रहे हैं ना। और भयानक वर्षा हो रही है ना, बहुत भारी वर्षा हो रही है। ठीक है, सॉरी, बहुत भारी वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कवि इस दृश्य का वर्णन कैसे करता है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रव शेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि कहते हैं कि ये जो पहाड़ है उड़ गया है। उड़ने के लिए तो कुछ पंख तो होना चाहिए ना, पक्षियों के पंख होते हैं तभी उड़ते हैं वो, है ना। तो पहाड़ जो भूधर है उड़ गया अचानक, लो भूधर उड़ गया। कैसे उड़ गया? जिसका पार नवाद बहुत अधिक, अपार, बहुत अधिक क्या है, पारे के समान धवल, धवल यानी होता है ये जो ये रंग जो दिखाई दे रहा है ना। इस कलर को, ये जो सफेद है, जैसे आपने देखा होगा थर्मामीटर में जो मरकरी रहता है ना, उसका कलर कैसा रहता है, उसका कलर धवल, उसको धवल कहते हैं, वाइट, है ना। ठीक है, तो ये भी जो बादल भी है कैसे है, सफेद है ना। ये इस रंग को जो है धवल कहा जाता है, सफेद। पारे के समान, पारा यानी होता है मरकरी, पारे के समान धवल, पारे के समान सफेद जो कलर के जो बादल हैं, चमकीले पंख, और उन्हें वो चमकीले पंख बता रहा है ना, चमकीले पंख बता रहा है उन्हें। यहाँ भी मानवीकरण है, तो रूपक अलंकार भी हो सकता है, पंख बता दे रहा है बादलों को सीधे, है ना। तो मानवीकरण, उपमा, है ना, रूपक, सारे अलंकारों का यहाँ पे बहुत सुंदरता से प्रयोग करके कवि जो है कविता अपनी बता रहे हैं, और बहुत ही सुंदर कविता है। और उसका अर्थ जो है वो भी जब हम समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। फड़का अपार पारत के पर, यानी ये जो पारे के समान धवल जो बादल हैं वो पर बन गए हैं, और भूधर को यानी पहाड़ को लेके उड़ गए, है ना। अब ऐसा होने से क्या हुआ, वर्षा शुरू हो गई अभी, रव शेष रह गए हैं निर्झर, और इतनी भारी वर्षा शुरू हो गई है कि रव शेष रह गए। रव यानी क्या है फिर, केवल आवाज का रह जाना, केवल आवाज है, किसके रह गए, जो निर्झर की जो आवाज थी, जो गीत गा रहे थे निर्झर, हमने पढ़ा था ना, झरने ऊपर से गिर रहे हैं और उनकी जो आवाज है वो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों की महानता के गीत गा रहे हो। अब केवल उनकी आवाज आ रही है, झरने नहीं दिखाई दे रहे, केवल आवाज रह जाना है। टूट पड़ा भू पर अंबर, और भयानक वर्षा शुरू हो गई, ऐसे कि टूट पड़ा हो, यानी आक्रमण कर दिया हो, अचानक झपट मारकर आ पड़ना, टूट पड़ना, यानी ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर वर्षा जो शांत वातावरण था, हमने पिछली पिछली पंक्तियों में देखा था कि शांत है आकाश, है ना, पेड़ उस इसकी तरफ देख रहे हैं। फिर अगली इन पंक्तियों में ये बताया कि भारी वर्षा शुरू हो गई है, और उसका वर्णन कैसे किया कवि ने, कि कहा कि बादल जो है
पंख के समान बन गए हैं और पहाड़ों को लेकर उड़ गए हैं और भारी वर्षा शुरू हो गई है और केवल झरनों की आवाज सुनाई दे रही, झरने अब दिखाई नहीं दे रहे। यानी वर्षा का जो पानी है, इतना इतना ज्यादा बारिश हो रही है कि केवल जो है वर्षा ही हमें दिखाई दे रही है और जो पहाड़ों पे जो कुछ भी है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चित्र देखिए, यहाँ पे कुछ दिखाई भी दे रहा है, बड़ा जादू सा कुछ है ना। और यहाँ पे बहुत भारी बारिश हो रही है और यहाँ पे धुआं जैसा भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये झरने ऐसे गिर रहे हैं। अब इसका वर्णन कवि कैसे करते हैं देखते हैं आगे हम। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ पर कवि क्या कहने जा रहे हैं, धस गए यानी दब गए, धरा में यानी धरती में, सभय शाल यानी भय के साथ। ये शाल क्या है, ये है एक वृक्ष का नाम है जो पहाड़ों पर उगता है ना। बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष, इससे पहले हमने एक चित्र में देखे थे ऊंचे ऊंचे वृक्ष, है ना। तो शाल के वृक्ष धस गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी इतनी भारी बारिश हो रही है कि अब वृक्ष भी उसमें छिप गए, ऐसा लग रहा है जमीन के अंदर धस गए। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और ऐसा लग रहा है ताल में आग लग रही है और ये धुआं उठ रहा है, धुआं स्मोक है ना। ताल में ऐसा लग रहा है कि आग लग गई हो। हम्म, तालाब में जो है आग लग गई है ऐसा लग रहा है। यो जलद यान में विचर विचर, जलद यान यानी, जलद यानी होता बादल, क्लाउड है ना। बादल रूपी विमान में विचर विचर, विचर विचर मतलब घूम घूम कर, घूम रहे हैं कोई। बादल रूपी विमान में कोई घूम रहा है, कौन घूम रहा था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र भगवान, वर्षा के जो ईश्वर भगवान होते हैं, देवता होते हैं इंद्र, वो ऐसे लग रहा है कि बादलों रूपी विमान में जो है वो घूम घूम कर जादू कर रहे हैं। क्या जादू है वो, जादू यही है कि भारी वर्षा कर रहे हैं और जो है उसमें पेड़ जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वे धंस गए हैं और झरने दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल आवाज सुनाई दे रही है। और तालाब में भी ऐसा लग रहा है आग लग रही है, और ये सारा जादू करने वाला कौन है, इंद्र है। इस तरह से कवि इस दृश्य का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। तो यहाँ किसका वर्णन हो रहा है, यहाँ कविता में एक पर्वत प्रदेश का हो रहा है ना, पहाड़ी क्षेत्र का, जहाँ पर क्या है, पावस ऋतु है यानी वर्षा ऋतु है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल में जो है प्रकृति का रूप जो है, वेश जो है बदल जा रहा है ना। तो इस तरह से कवि ने पर्वत प्रदेश में जो वर्षा ऋतु का दृश्य, उसको अपने शब्दों में, अपनी कल्पना में उन्होंने संजोया है, बताया है। बहुत ही सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है उन्होंने, वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने भी, ये मैंने समझाया भावार्थ इसका आपने समझ लिया होगा, है ना। तो आपको इसमें कोई और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ आपको शंका है, तो आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो अभी यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।